नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 12 करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह कहानी एक यात्रा वृतांत कहानी है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर कहीं घूमने गए हैं, उसी के बारे में वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसी को कहानी के रूप में लिखे हैं। पहले आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई, जिसे हम लोग अभी मुंबई कहते हैं, से 16 जुलाई को और नायरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी केन्या की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतः वे मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज़ दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतः वे हम जिस दिन नायरोबी पहुँचे उस दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। अब देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी मॉरिशस गए हैं, तो उनका कहना है कि वहाँ पे तो हम सब जगह घूमें, लोगों से मिलें। अब वहाँ के जंगली जानवरों से मिलना है। कैसे हैं वहाँ के जंगल का रूप रंग क्या है, जानवर कैसे हैं, तो वे लोग में घूमने के लिए निकल गए। नायरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल था जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम थे। अब देखिए, नायरोबी का नेशनल पार्क में चिड़ियाघर तो नहीं था, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें घास अधिक थे और पेड़ बहुत कम थे। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई थी और पर्यटकों की गाड़ियों या उन पर दौड़ती ही रहती थी। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई पड़े। यह जगह सड़क पर 2 मोटर खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। अब देखिए, जंगल गए पर वहाँ पे सिंह अर्थात शेर कहीं नहीं दिखा। वहाँ पे बंदर दिखे, लंगूर दिखे, पर शेर नहीं देखा। पर्यटक लोग इस बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को देते थे, अतः मोटर के रुकते ही बंदर से उसे घेर लेते थे। अब देखिए, यहाँ के बंदर भी थोड़ा सा शरारती थे। कोई भी मोटर गाड़ी रुकती तो बंदर घेर लेते थे। उन्हें लगता था कि मुझे यहाँ से बिस्कुट या फिर केले मिलेंगे, ठीक है। बड़ी दूर तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी न भूलेंगे। कोई 7-8 सिंह लेटा या सोया हुआ था और उन्हें घेरकर 8-10 मोटर खड़ी थी। तुर यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा न थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। अब देखिए, हम लोग आसपास में या फिर हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शेर क्या है, एक बहुत खतरनाक जानवर है जो किसी को देखते ही, किसी मनुष्य को, किसी जानवर को देखते ही हमला कर देता है, ठीक है। अब दिनकर जी यहाँ पे घूमने आए हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, शेर सोया हुआ है। उसके पास बहुत सारे लोग देखने के लिए खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी है, पर शेर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ, मतलब कि शेर का तो ये रूप है नहीं कि कोई उसे खड़ा होकर देख सकेगा। छुप के देख सकता है पर सामने से तो कोई देख नहीं सकता है। पर यहाँ क्या उल्टा हो रहा है, यहाँ पे सारे लोग अपने मोटर लेके खड़े हैं, घेर के रखे हैं, वो आराम से सोया है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे देखने आया है, ये क्या है, ठीक है। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। अब देखिए, लोगों को तो डर था कि हाँ, सिंह हो सकता है अटैक करे मुझ पे, तो क्या किए, मोटर में के अंदर बैठे हैं और शीशा लगाए हुए हैं, शीशे के अंदर से देख रहे हैं। पर शेर को देख के लग रहा है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई देख रहा है मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मानो हम लोग तुच्छ हो और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। ऐसा लग रहा था कि शेर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। शेर के सामने हम लोग एकदम बेकार हैं, इस वजह से शेर हम लोग की तरफ देख नहीं रहा है। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को तना,
मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। अब देखिए यहाँ पे है कि कुछ देर बाद वहाँ ये लोग देख ही रहे थे, तब तक एक शेर उठा, एक शेर जम्हाई लिया, एक शेर अपने शरीर को ऐसे ताना, ठीक है। पर किसी को अभी भी इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई लोग मुझे देखने आए हैं या फिर मुझे खतरा है या फिर मैं उन लोगों पे अटैक करूं, कुछ नहीं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मानो वो लोग अंधे हो गए हैं। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार के भीतर खरपतवार से भी बदतर समझ गए थे। अब इन लोगों को अपने आप में शर्म लग रहा था, कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि हम लोग खरपतवार से भी बदतर हैं। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। जब दो जानवर सिंह उठे और दो और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ गया। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, अतः वे चलना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भागने लगे, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरणों का यह समझ रही थी कि खतरा किसी भी तरह भागने से हो सकता है। शिकारी सिंह सूर्यास्त के बाद क्या करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवरों का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो भी जानवर है यह भी निश्चिंत है। उन लोगों को पता है कि दिन में तो शिकार करेंगे नहीं, शेर रात में करेंगे, ठीक है। और शिकार शेर रात में करते हैं, और वो भी कब, अगर कोई जानवर अकेला हो उस पर अटैक करते हैं, झुंड वालों को नहीं करते हैं। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। अब लेखक को समझ में आया कि सिंह जो भी हिरन है भाग क्यों नहीं रहा है, वो लोग एक झुंड में क्यों खड़ा है। क्योंकि हिरन को पता है अगर हम लोग झुंड से बिखरें तो हम लोगों को जान का खतरा है, अगर हम लोग साथ में खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, अतः मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। अब तो लेखक डर से एकदम परेशान है। अब उनका रक्तचाप जो बीपी है एकदम बढ़ रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि अब हम लोगों को यहाँ ठहरना नहीं चाहिए, घर जाना चाहिए। नारोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। जहाज़ नारोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम यहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दिखन और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मीटर आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की संख्या 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई है तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसीलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापार प्रचार है। मॉरिशस की राज्य भाषा अंग्रेजी, किंतु सांस्कृतिक की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रियोल बोलती है। क्रियोल का फ्रेंच से
वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। और क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी राजभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी लोगों बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यह तब कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले लोग चीन भी भोजपुरी बहुत बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उनमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यापार को जो सफलता मिलती है, भारतीयों के कारण मिलती है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीन वहाँ एक प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव होती और चीनी के कारखाने बनते ही नहीं। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो नहीं थी कि भारतीय लोगों की क्रिस्तान हो जाए, किंतु भारतीय ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभन को ठुकरा दिया। वह अपने धर्म पर डटे रहें और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा हिंद महासागर बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवाला होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण, जिसे रामचरितमानस का पाठ कहते हैं, अथवा ढोलक और झांझ पर उनका गायन करते हैं। मॉरिशस में मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छंद और सुरम्य पाया। इतना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतरना ही स्वच्छंद और सुसभ्य बनाया आरंभ कर देते हैं, जिसमें स्वच्छंद वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने पारियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परित तालाब हो गया है। परित तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है, किंतु वह पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते हैं, न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। यह सारे कृत्य ये बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उन दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। ठीक है, चलिए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा उनका जीवनी पढ़ लेते हैं। अपने जो रोचक यात्रा वृतांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भावना अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव गान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा है।
उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी है, जैसे मिर्च का मज़ा, पढ़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। इनका जन्म 1908 में हुआ था, मृत्यु 1974 में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।